हाय गाइस एंड वेलकम टू ऑन एयर विद रुचि सिंह। सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 बड़ा थैंक यू हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आपकी ही वजह से हम धीरे धीरे ही सही मगर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे कंटेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। ऑन एयर विद रुचि सिंह में हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि हम इस दुनिया के कुछ एक्सपर्ट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचाएं, जिससे कि उससे आप कुछ ना कुछ सीख सकें। ये एक्सपर्ट्स अपनी लाइफ के स्टोरीज, जर्नीज और एक्सपीरियंसेस की वजह से कुछ इंपॉर्टेंट जरूर लेके आते हैं ऑन टेबल, और इनसे लर्न करने में हमें कुछ ना कुछ लाइफ की ऐसी सीख मिल जाती है जो हमें कभी ना कभी हेल्प जरूर करती है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ये गेस्ट को आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में। ये अपनी बहन और अपनी वाइफ के साथ में हॉबी इंडिया नाम की एक कंपनी को चलाते हैं। हॉबी इंडिया जो कि बहुत सारे क्रिएटिव आइटम्स को आप तक पहुंचाती है थ्रू कटआउट्स, वेरियस क्राफ्टी थिंग्स, जो कि आप अपने घर पे लाके उसको और एनहांस करके ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ये की चेन्स, नेम प्लेट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं जो कि आप रोजमर्रा की लाइफ में अपने घर के लिए, डेकोरेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वैभव एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि लर्निंग में काफी बिलीव करते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें करी, पर कुछ बातें मेरे दिल को छू गई, जैसे कि हर रोज कुछ पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, टीम को लर्न एंड ग्रो के मेथड से आगे ले जाना कितना इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज फेल भी हो जाए तो उस फेलियर से भी कुछ ना कुछ सीख के कुछ नया क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है। वैभव से आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आई एम श्योर इस एपिसोड से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। हॉबी इंडिया का इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूं, सो प्लीज गो हेड, फॉलो देम एंड सपोर्ट देम ऑल द वे। बट फिलहाल आज का एपिसोड एंजॉय करिए। ओके वैभव भाई, वेलकम टू ऑन एयर विद रुचि सिंह। केम छो तमे? एकदम मजाમાં. થેન્ક યુ ફોર ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. नो ऑफ कोर्स, थैंक यू। बिकॉज मेरे को लगता है आपको शार्क टैंक पे देखने के बाद में आपके बहुत सारे फैंस बन गए होंगे और आपको बहुत सारे लोगों ने कॉल या मैसेज किया होगा। क्या 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 बोलेंगे, मतलब कि कुछ डीएम्स आए आपको? हाँ, वो एक वीक तक थोड़ा सेलिब्रिटी जैसा फील होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है. आपको शार्क टैंक पे देखने के बाद में बहुत सारी चीजें हमने आपसे लर्न करी। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे अपने ये इंटरव्यू में आगे बढ़ेंगे, मैं कुछ चीजें पूछूंगी आपसे, तो आप बताइएगा मेरे को उसके बारे में। लेकिन डेफिनेटली जो ऑडियंस हमको आज देख रही है उनको मैं बता दूं, वैभव भाई आए थे शार्क टैंक पे अपनी वाइफ और अपने सिस्टर के साथ में हॉबी इंडिया को प्रमोट करने के लिए और उसके लिए फंड्स रेज करने के लिए। वैभव भाई, हम वहां तक पहुंचे, उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वैभव ऑन शार्क टैंक या हॉबी इंडिया से पहले हु इज एक्चुअली वैभव, है ना? तो थोड़ा मुझे बताइए अपने बचपन के बारे में, कहाँ आप बड़े हुए, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? मैं बेसिकली सूरत गुजरात में अभी रहता हूँ. मेरा नेटिव प्लेस है भावनगर के पास, बोटाद. बोटाद अगर आपने सुना है तो कहीं. गुजरात में ही है, काठियावाड़ से हम काठियावाड़ी लोग कहलाते हैं. मैं स्टार्टिंग से ही शुरू, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सूरत में ही पढ़ा हूँ, स्वामीनारायण गुरुकुल, ओनली बॉयज स्कूल. और 11th एंड 12th मैंने साइंस में किया, फिर बीएससी आईटी किया है. आईटी में वही रेगुलर जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑन एन एवरेज से भी बिलो हूँ मैं तो. दो दो तीन सेमेस्टर तक केटी रही, फिर लास्ट सेम तक सब क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक डिग्री लेने फिर गया नहीं हूँ मैं.
इंडिया हाँ में बहुत क्यों। सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिग्री लेने बहुत सालों के बाद पहुंचते हैं, जब जरूरत होती है या जब कभी अब्रॉड जाना होता है। हाँ वो है, लेकिन मुझे डिग्री से तो कुछ जॉब करनी थी नहीं, तो मैं गया नहीं। जॉब ऑफर मुझे मिला था, लेकिन उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ 2016 17 की। हम्म। तो मेरे पापा फोर्स कर रहे थे कि कुछ जॉब कर ले थोड़े दिन एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने उसके लिए देखा नहीं कभी। हम्म। फिर उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट फिर किया। हम्म। हाँ, मेरा एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, जयेश भाई। तो मैं उसको भाई कहता हूँ, 2 साल बड़ा है। मैं आ, हम साथ साथ ही बड़े हुए, मतलब नेबरहुड फ्रेंड है मेरा। तो 2003 से लेके अभी तक हम साथ है। तो उसके साथ मैंने हमारा पहला बिजनेस स्टार्ट किया, एडवर्टाइजमेंट एंड बिल बोर्ड एंड होर्डिंग का, साइन बोर्ड वगैरह सब। हम्म। आ, वो अभी भी चल रहा है। और स्टार्टिंग से मैं उसके साथ ही जुड़ गया। वो भी, उसने एमबीए किया हुआ है, मेरे से 2 साल बड़ा है, लेकिन हमने स्टार्ट में ही शुरू किया था। उसका भी कोई बिजनेस बैकग्राउंड था नहीं। हम दोनों के पेरेंट्स, मदर्स आर हाउस वाइफ, एंड दोनों के पापा डायमंड के बिजनेस में थे, फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में भी रहे हैं। लेकिन हम अभी तो दोनों के पापा रिटायर्ड है। हम्म। ओके। तो वो बिजनेस अभी भी चल रहा है? आपने हाँ बोला बिल बोर्ड का बिजनेस। ओके। हाँ, वो चल रहा है। ओके। फिर वहीं से हमने ये स्टार्ट किया है, वही फैक्ट्री से बेसिकली। फिर अभी तो नया फैक्ट्री 2 साल से कर लिया, लेकिन हम्म। उसी फैक्ट्री में हमने स्टार्ट किया था। हॉबी इंडिया स्टार्ट किया आपने फिर? एक्चुअली पहले उसका नाम था एमडीएफ आर्ट। एमडीएफ एक मटेरियल होता है, उसमें से हम आर्टिकल सब बनाते थे। तो तब हमने नाम रखा था एमडीएफ आर्ट। मेरी बहन को थोड़ा शौक था, तो ऑफिस पे आकर ये सब, क्योंकि मशीनरी सब हमारे इन हाउस थी, तो मैंने कुछ रॉ मटेरियल रखा हुआ था, तो कुछ ना कुछ बनाती रहती थी उससे। हम्म। फिर कोविड के टाइम तो सब बंद हो गया था, तो मैंने एक मैं आपको फोटो शेयर करूंगा बाद में, एक सैनिटाइजर स्टैंड डिस्पेंसर बनाया था, जो आप लेग से प्रेस करते हैं, ऊपर से सैनिटाइजर डिस्पेंस होता है। हाँ। पूरा मैंने डिजाइन किया, फिर बनाया। तो शायद 1,000 से ज्यादा पीस की मुझे इंक्वायरी आ गई। वो सोशल मीडिया पे तब वायरल हो गया था थोड़ा वो वीडियो मेरा। वाह। अ, फिर हम हमारा डिजाइन आगे बहुत सारे वेंडर्स को जॉब वर्क करने के लिए देते थे, कटिंग करने के लिए। हम्म। तो उसी में से कुछ लोगों ने वो डिजाइन अपने एंड से बनाना स्टार्ट कर दिया, और मार्केट में मतलब दो प्राइस हो गए। हम्म। एक हमारा प्राइस था, एक किसी और का। तो अभी क्या है कि मैंने 200 300 पीस मतलब डिजाइन क्रिएट करने में या गलतियां करने में बिगाड़े थे। तो मेरा प्राइस कुछ अलग था, क्योंकि मुझे वो लॉस कवर करना था। क्योंकि R&D का भी तो प्राइस लगता है कोई ना कोई। राइट। उनको वो था नहीं, उनको रेडी डिजाइन मिल गई मेरी, तो कटिंग करके असेंबल करके वो लोग बनाने लगे। हम्म। तो हम, मेरी ये गलती हुई कि हम प्राइस ड्रॉप ड्रॉप डाउन कर नहीं पाए हम्म। प्रोडक्ट का। तो डेड स्टॉक हो गया मेरे पास। अराउंड 2,000 पीसीस थे मेरे पास। एक की वैल्यू थी 1,200 रुपये, 1,200। हम्म। तो 20-25 लाख रुपए का मतलब डेड स्टॉक हो गया पूरा। हमारा फैक्ट्री, गोडाउन, जो जो जहां जहां भी जगह था, हमने स्टोर करके रखा था। ओके। तो फिर कोविड तो धीरे धीरे 3-4 महीने में चला गया, मतलब इंडिया में जैसे जैसे ही अ, थोड़ा लॉकडाउन हट गया, हम्म। तो वो सब चीजों के बारे में लोगों को फिर उतनी मतलब केयर नहीं करते थे, या उसको इतना अटेंशन नहीं देते थे कि ये चाहिए ही चाहिए। राइट। और जब सब लोगों के पास काम शुरू हो गया अपना अपना, तो सोशल मीडिया या तो व्हाट्सएप, मतलब कहीं भी टाइम पास नहीं करते थे। तो हम्म। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देखने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था तब। राइट। तो पूरा ही मेरा डेड स्टॉक हो गया। फिर हमने
इंस्टाग्राम पे मेरी बहन है ख्याति, उसने एक पेज बना रखा था। हाँ, वहाँ वो सब की चेन्स एंड कोस्टर वगैरह सब बेचते थे एमडीएफ के। हम्म। तो हमने सोचा कि इस जो मटेरियल हमारे पास था उसमें से कुछ ना कुछ उसको डिसमेंटल करके उसमें से क्या रिकवरी की जा सकती है। जी। फिर हमने सब वो बॉक्सेस को अनबॉक्स किया, डिसमेंटल किया, उसमें से टी कोस्टर, की चेन, छोटे छोटे कटआउट, फ्रिज मैग्नेट वगैरह सब बनाए। 6-7 लाख रुपए हमने उससे कवर किए। वाह। लेकिन तब क्या हुआ कि इंस्टाग्राम के थ्रू ही हम सेल कर रहे थे सब लोग। तो कस्टमर्स ने हमको रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा कटआउट बना दो, वो बना दो, ये बना दो, हमें डीआईवाई के लिए ये प्रोडक्ट चाहिए, नेम प्लेट चाहिए या ऐसे कटआउट चाहिए। हम्म। तो वहीं से बस कस्टमर हमको बताते गए, हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करते गए। तो धीरे धीरे 300, 400, 500, 600 प्रोडक्ट हो गए, अलग अलग, मतलब सिंपल सिंपल कटआउट्स। हम्म। एमडीएफ के, एक्रेलिक के, वुड के, सब मशीनरी हमारे पास थी ऑलरेडी। हाँ। फिर 500-600 प्रोडक्ट हो गए तो हमने वेबसाइट सोचा कि करते हैं, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड से हम है नहीं। राइट। और पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मुझे कुछ उसमें समझ नहीं आता है कि वो कैसे होता है। लेकिन कस्टमर ही मांगते गए कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चाहिए तो हम बनाते गए। हम्म। तो कभी डेड स्टॉक का भी इश्यू नहीं आया बाद में। और वो लर्निंग से मैं ये सीखा कि ओवर प्राइस कभी भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ओवर प्राइस होता है तभी किसी कॉम्पिटिटर को आप गैप देते हैं कि आप आओ, हमारे कस्टमर को सर्व करो, या हम हमारे सामने खड़े हो जाओ। हम्म। हाँ, तो वो लॉस लॉस तो हमने किया शायद 15-17 लाख का। लेकिन तब भी कुछ सीखने को मिला कि प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं, कस्टमर की मांग क्या है। आ, तब क्या था, 1000 पीस का कस्टमर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हम ले लेंगे, आप बना लो, लेकिन मैंने कहीं से एडवांस नहीं लिया था। हम्म। आ, जब मटेरियल रेडी हुआ तो मतलब टाइम ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं कि कस्टमर चेंज हो गए। राइट। जैसे कोविड कोविड की इफेक्ट चली गई तो हम कैसे सैनिटाइजर को ही भूल गए धीरे धीरे। हम्म। तो वो नीड नहीं रही किसी की, तो डेड स्टॉक हो गया। लेकिन प्राइस पॉइंट सही होना चाहिए, वो मैंने तब सीखा कि हाँ। कस्टमर भी कहीं और देखने नहीं जाना चाहिए कि इससे सस्ता अगर कहीं मिलता है कि नहीं। और कोई हम्म। कॉम्पिटिटर को भी नहीं लगना चाहिए कि भाई ये बहुत प्रॉफिट कर रहा है तो हम इससे सस्ता बेचे। हम्म। राइट। हाँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये आपको फेल होने हाँ के बाद ही आती है ना? हाँ। तो वो बहुत पते की बात बताई आपने। तो हॉबी इंडिया जो है वो आप अपनी वाइफ और सिस्टर दोनों के साथ में चलाते हैं, राइट? वाइफ कैसे ज्वाइन हुई फिर? हाँ, एक्चुअली श्रुति भी कोविड के पहले तो जॉब कर रही थी। उसने वो आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च कर रही थी। मतलब जब हम पेटेंट फाइल करते हैं तो जो भी प्रोसेस होती है। हम्म। लेकिन उसने भी जॉब, उसमें इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा तो छोड़ दी। फिर मेरी फैक्ट्री पे ही रहती थी तो अकाउंट्स वगैरह, प्रोडक्शन भी देखती थी वो तब हम्म। साइन बोर्ड में। हम्म। अ, फिर वो भी साथ आ गई। और वो इंस्टाग्राम देखती थी, मेरी बहन प्रोडक्शन देखती थी, एमडीएफ आर्ट जब कंपनी थी हमारी तब। हाँ। तो वो दोनों साथ मिल के करने लगे। फिर मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि इसमें भी कुछ बड़ा हो सकता है, तो मैं भी उसके साथ ज्वाइन हो गया। फिर हमने दिसंबर जनवरी 2021 में फैक्ट्री अलग की, एमडीएफ आर्ट इंडिया के नाम से। ओके। फिर प्रोडक्ट हम ऐसे बनाते गए, जैसे जैसे कस्टमर हमें सजेस्ट करते गए, 3, 4, 5 हजार प्रोडक्ट हो गए। फिर लगा कि इसमें एमडीएफ के अलावा भी बहुत स्कोप है। तो हमने वो नाम हटाया एमडीएफ, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर को लग रहा था कि स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट से ये लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, कोई एक हम्म। मटेरियल से। हम्म। तो फिर हमने हॉबी इंडिया नाम सोचा और रख लिया। बहुत बहुत ही बढ़िया नाम है, क्योंकि बहुत ही कैची नाम है, तो लोगों को समझ में आएगा हाँ हॉकी इंडिया वो
रिप्रेजेंट करता है कि किस लिए क्या काम कर रहा है। तो ये बहुत बढ़िया है। और जैसा मैं आपको पूछ रही थी कि आपकी सिस्टर और वाइफ दोनों हैं इस बिजनेस में जुड़े हुए, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तब आप क्या करते हैं? अभी तो वैसा आया नहीं है, लेकिन हमने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। जैसे मेरी सिस्टर जो है वो प्रोडक्शन देखती है, तो उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता उसको। हम्म। हम एक सजेशन दे सकते हैं, फिर उसको जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका डिपार्टमेंट है। हम्म। फिर श्रुति जो है मेरी वाइफ, वो कस्टमर सर्विस एंड एग्जीक्यूशन देखती है, सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके। तो उसमें सारे डिसीजन उसके बिहाफ में होते हैं कि उसको जो करना है। हम सजेशन दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन उसका रहता है। वैसे जो मैं डिपार्टमेंट देख रहा हूँ उसमें मुझे सजेशन दे सकते हैं, लेकिन कोई इंटरफियर नहीं करते। तो अभी तक तो कोई इश्यू आया नहीं है ऐसा। ओके। ओके। गुड लक फॉर द फ्यूचर। शार्क टैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था, जब हमने डिसाइड किया कि आपसे बात करेंगे, कि शार्क टैंक पे जाने का डिसीजन कैसे लिया गया? कि वाज दिस अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी या फिर जेन्युइनली फंड्स रेज करने गए थे? मतलब क्या क्या सोच के शार्क टैंक सोचा आपने? एक्चुअली शार्क टैंक में जाने का ऐसा कोई कोर पर्पस नहीं था। मैं फर्स्ट सीजन जब मैं देख रहा था, तभी उसके एडवर्टाइजमेंट मैंने देखे हम्म। कि आप फॉर्म फिलअप करें और शार्क टैंक में आए फाइनल एपिसोड के लिए। तब भी मैंने फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट सीजन के फाइनल एपिसोड के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना। और वहाँ थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है शार्क टैंक में। आप जब जाते हैं तो आपको अपने बिजनेस कुछ ऐसे फिगर आउट फाइनेंशियल रिपोर्ट करने पड़ते हैं जो आप कभी करते नहीं है टाइम निकाल के। यूजुअली बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं कि आपके नंबर्स क्या है। तो हम्म। अगर आप वहां जाते हैं तो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हमें भी अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा पता चलता है। राइट। फिर फर्स्ट सीजन में तो कोई कॉल नहीं आया, उसका ऑनलाइन फॉर्म हमने फिल किया था। सेकंड सीजन में फॉर्म मैंने भरा था, मैं मना कर रहा था, लेकिन श्रुति ने थोड़ा फोर्स किया कि फॉर्म तो फिलअप कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ। तो ऐसा कोर कोई पर्पस नहीं था कि इसके लिए जाना ही जाना है, क्योंकि फंडिंग की हमें कोई जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है। हम्म। हमने एक छोटा सा लोन लिया था जब फैक्ट्री, मतलब कंपनी अलग की थी हम्म। हमारे फैमिली से ही, लेकिन वो हमने रीपे कर दिया विद इन 3 to 4 मंथ। वाह। और हम पहले से बूटस्ट्रैप है और प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, तो फंडिंग की कोई जरूरत हमें थी नहीं। लेकिन वहाँ जो लोग है, मतलब उसकी एक्सपर्टीज जो है, जी। उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था कि कोई हमारे साथ जुड़े और एक हाथ हमारा पकड़े। तो क्या है कि ब्रांडिंग में और वो स्केल करने में भी बहुत हेल्प कर सकते हैं वो लोग, राइट। राइट। क्योंकि उन्होंने किया हुआ है अपना अपना बिजनेस। तो हम जहाँ लेक करते हैं वहाँ एक एडवाइस भी मिल जाए किसी एंटरप्रेन्योर को, तो वो फटाफट ग्रो हो सकता है कोई भी बिजनेस। राइट। लेकिन मैं सेमिनार्स में जाता हूँ और मतलब जो बिजनेस ट्रेनिंग होती है उसमें भी जाता हूँ, तो मुझे वैल्यूएशन जो उन्होंने ऑफर की थी जी। वो नहीं बैठ रहा था हाँ। हमारे अकॉर्डिंग। तो हमने ऑफर नहीं लिया। 2 शार्क से ऑफर हमें मिले थे। जी। जी। तो आपने टॉकिंग अबाउट कि आप सेमिनार्स और यहाँ पे जाते हैं, आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था कि आपने अपनी कंपनी में लर्निंग का भी बजट रखा है। और वो बहुत ही इम्प्रेसिव पॉइंट था, क्योंकि आजकल जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़ा बना लिया, अब उनको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। पर आपने जब ये पॉइंट बोला तो मतलब लिटरली मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के सीटी मार रहे थे टीवी के सामने, क्योंकि ये बहुत जरूरी जरूरी बात है, राइट? तो प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए। लर्निंग का मेरा आफ्टर कॉलेज, कॉलेज तक उतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन कॉलेज के बाद मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मतलब बिजनेस के लर्निंग में ज्यादा है।
तो मैं सेमिनार्स में जाता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ और वर्कशॉप में जाता हूँ, फैक्ट्री विजिट्स करता हूँ। मैं चाइना गया था 3 बार, मतलब आफ्टर कॉलेज। तो बस वहाँ कोई कुछ परचेज करने या कुछ मशीनरी, हम क्या करते हैं वहाँ जाते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं, कोई भी फैक्ट्री आप हमें दिखा दो, मुझे बस मजा आता है फैक्ट्री देखना, प्रोसेस कैसे होता है, लोग कैसे काम करते हैं। तो वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। जी। फिर मैंने कहीं से बुक में ही पढ़ा था, मैंने शार्क टैंक में भी कहा था कि आपका लर्निंग बजट होना चाहिए जैसे आपका ट्रैवलिंग या पार्टीज का बजट होता है। अगर वो थोड़ा स्पेसिफाई रहता है कि आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना ही करना है, तो आप भले कोई भी जगह स्पेंड करें लेकिन कुछ ना कुछ सीख लेंगे वहां से। हम्म। लेकिन अगर बजट रहता है तो वो ज्यादा केयरफुली होता है, मतलब। और ऐसा भी होता है ना, हम जहाँ पैसे दे के जाते हैं वहाँ थोड़ा फोकस से ध्यान देते हैं। राइट। जैसे मैंने एक सेशन किया था, आप शायद आपने सुना ही हो। जी। हाँ, तो मैं उसके सेमिनार्स में जाता हूँ। मैं 3 साल पहले गया था, 4 साल पहले। तब मैंने 35,000 रुपये पे किया था वहाँ, 3 दिन के लिए। जी। तो तब भी मैं कुछ सीखा। फिर वही प्रोग्राम उन्होंने क्या किया, अलग नाम से एक और प्रोग्राम ले आए, बोला, और 1.5 लाख रुपए फी थी उसकी, 1.5 लाख। हम्म। जब मैं गया तो सेम टू सेम कंटेंट, सेम टू सेम स्क्रिप्ट, लेकिन थोड़ा क्या है, फोकस मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने पे ज्यादा किया है। तो हाँ। उस टाइम मैं थोड़ा ज्यादा सीख के आया, मुझे ऐसा लगा जी। कि पहले के कंपैरिजन में सेकंड टाइम जब गया, मतलब 70% वही कंटेंट था, लेकिन थोड़ा डीप में समझाते थे उस टाइम, हम्म। क्योंकि नंबर ऑफ पीपल तब कम रहते हैं ओके। और एक्सक्लूसिव कोर्सेज रहते हैं तो। ओके। लेकिन जब तक आप पे नहीं करते तब तक आप अटेंशन नहीं देते कोई भी बात को। हम्म। जो फ्री में आपको मिल रहा है वहां आपको ऐसा ही लगता है तो बोलते रहते हैं, क्योंकि हाँ। उसके वीडियो यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं। राइट। वहीं से आप सीख सकते हो, वही उसमें थोड़ा डिटेल में वो अपने सेमिनार्स में सिखाते हैं। जी। लेकिन अगर आपको सीखना है तो फ्री के कंटेंट से भी सीख सकते हो, लेकिन फोकस आप नहीं करेंगे। हम्म। राइट। राइट। बहुत 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 अच्छी बात बोली, क्योंकि लर्निंग तो मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। हम हाँ, किसी भी एज में लर्न कर सकते हैं, किसी से भी लर्न कर सकते हैं। अम, आपने कहा कि आप पढ़ते भी बहुत हैं। किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं? और हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहें, एक आपकी फेवरेट बुक, तो प्लीज वो भी बताइए। एक्चुअली 3 बुक कहना चाहूंगा। अगर आप प्रोडक्ट या तो कंज्यूमर के लिए कुछ कर रहे हैं और प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, तो आपको स्टीव जॉब्स 2-3 बार पढ़नी चाहिए। हम्म। क्योंकि कंज्यूमर को सेंटर करके, और उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बनाए वो रिवॉल्यूशनरी है, पूरी दुनिया में सबको पता है। लेकिन उसके पीछे उसका क्या माइंडसेट है वो आप बुक 2-3 बार, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम भी बुक पढ़ते हो, अगर कोई भी बुक, आपको हैबिट नहीं है बुक रीडिंग की, तो आप एक बार 1 घंटे पढ़ लेंगे स्टीव जॉब्स, तो आप कंटिन्यू उसको 1 या 2 दिन में खत्म ही करेंगे, उतना इंटरेस्टिंग बुक है। हम्म। अ, फिर सेकंड बुक मैं गांधी जी का रिकमेंड करूंगा, महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। हम्म। सत्य के प्रयोग, उसके हिंदी और गुजराती दोनों एडिशन है, मैं गुजराती में ही पढ़ता हूँ ज्यादा। हाँ। हाँ, हाँ। और थर्ड है एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर। हम्म। उसमें भी वो बुक से आपको सीखने मिल सकता है कंसिस्टेंसी, मतलब फेल हो जाओ या तो सक्सेस हो जाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी से जो अब्दुल कलाम जी ने काम किया है, अ, उसके एक्सपीरियंस उसने शेयर किए उसमें, मतलब आप फेल हो जाओ या सक्सेस हो जाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तो आपको इम्प्रूवमेंट डे बाय डे आपकी लाइफ में, आपके वर्क में होता ही रहेगा। जी। 3 बुक मैं सजेस्ट करता हूँ, जो कभी नहीं पढ़ते इनको पढ़नी चाहिए ये। वाओ। बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग वाली बुक्स आपने सजेस्ट करी। हाँ, और तीनों ही अपेरेंटली आर रिटन बाय वेरी
famous of course people. मैंने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नहीं पढ़ी है, बट विंग्स ऑफ फायर एक मतलब हाँ, बहुत ही जबरदस्त बुक है। एंड ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स तो सभी जानते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है। लेकिन थैंक यू फॉर दीज रिकमेंडेशंस। आई थिंक रीडिंग के बारे में मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, जो लोग की बिल्कुल भी हैबिट नहीं है रीडिंग करने की, उनको क्या करना चाहिए? मतलब किस तरीके से इस हैबिट को डेवलप करना चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स रीडिंग आपको बहुत लंबे तक लेके जाती है, तो कैसे डेवलप कर सकते हैं ये हैबिट? आप स्टार्टिंग में स्टोरीज पढ़ सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट किया था तो चेतन भगत की बुक्स पढ़ता था, तो उसके बुक्स में क्या होता है, आप स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने ऐसा लगता है कोई मूवी चल रहा है एंड तक। राइट। अ, आपको मजा आता है स्टोरी पढ़ने में। जी। अगर फिर आपको कोई मतलब लर्निंग वाली या मोटिवेशनल बुक पढ़नी है तो आप वैसी बुक स्टार्ट कर सकते हो जिसमें मतलब 3-4 पेजेस के कोई मतलब टॉपिक्स हो। ऐसा नहीं कि लंबा लंबा टॉपिक्स हो तो आप उसमें बोर हो सकते हैं। हम्म। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, डेल कार्नेगी की बहुत सारी बुक्स है। ओके। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन। गुजराती में सब टाइटल याद है मुझे, इंग्लिश में नहीं है। जी। लेकिन हाउ टू विन फ्रेंड्स। डेल कार जी। हम्म। हाँ, तो उसमें क्या है कि कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आपको मतलब बुक स्टार्ट किया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, या आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 2-3 पेज आप पढ़ो तो आपको वही उसमें से सीखने को मिलेगा। जी। ओके। और रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं वो सब मैंने वो बुक से सीखा है। मैंने उनकी तीन तीन बुक्स पढ़ी है, डेल कार्नेगी की। ओके। वाओ। वाओ, आपका कंज्यूमर पे बहुत फोकस है, ये समझ में आ रहा है कि कैसे कंज्यूमर और वेंडर के बीच में जो आपका रिलेशनशिप चैनल है, मेरे को लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग होगा। क्या मतलब कैसे आप मैनेज करते हैं कि कंज्यूमर की भी डिमांड्स हम अच्छे से पूरी कर सके, और यू you नो अपने मैन्युफैक्चरिंग साइड पे भी कुछ अफेक्ट नहीं हो? कैसे वो सारा कुछ बैलेंस करते हैं आप? एक्चुअली हमने जब से स्टार्ट किया है, हमने 2-3 रूल बना के रखे हैं हमारी कंपनी के लिए। जी। एक तो एवरीडे हम मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स नए वेबसाइट पे ऐड करेंगे, कोई भी डिजाइन या प्रोडक्ट्स। हम्म। उसमें कंसिस्टेंसी हमें रखनी ही रखनी है। तो नए प्रोडक्ट और नई वैरायटीज कस्टमर को मिल जाती है हर बार। फिर बहुत सारे कस्टमर खुद ही कह देते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बना दो, वैसा प्रोडक्ट बना दो। तो वो जब हम बना देते हैं वो भी 24 या 36 आवर्स में डिस्पैच कर देते हैं। तो वो कहीं देखते नहीं है आसपास की कौन ये बना के देंगे, क्योंकि आपको एक बार आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर आप कहीं और जगह नहीं देखते हैं राइट। एज अ कंज्यूमर। राइट। फिर क्वालिटी एंड प्राइस। हम्म। क्वालिटी तो सब लोग ट्राई करते ही है अच्छी देने की, लेकिन उसमें कोई आप मतलब हम भी कुछ नया नहीं कर रहे क्वालिटी में। हम्म। जो बेस्ट है वो दे रहे हैं, लेकिन प्राइस पॉइंट हम ऐसा ऑफर करते हैं कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगेगा 1 साल 2 साल या 5 साल बाद भी कि यहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, अभी ये प्रोडक्ट देखो यहाँ कितनी सस्ती मिल रही है। हम्म। राइट। अ, तो कस्टमर को हम सेंटर फोकस करके ही सारे प्रोडक्ट और ऑपरेशंस करते हैं, तो माउथ पब्लिसिटी भी हमें उतनी मिली है कि कस्टमर्स हमें इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे टैग कर देते हैं, अच्छे रिव्यूज देते हैं। तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है और कस्टमर्स को बाय करने के लिए। ओके। ओके। वैभव भाई, यूएस मार्केट में आने का कोई प्लान है? हाँ, यूएस मार्केट में ऑलरेडी शार्क टैंक के बाद हमें बहुत इंक्वायरीज आई। ओके। और हमने एक वहाँ कंपनी है उससे अभी टाइप किया है, हमने सैंपल बैच एक्चुअली 2 दिन पहले ही डिस्पैच किया है। ओके। तो उनका वहाँ थोड़ा इंडियन कंज्यूमर को लेके, और अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो डिजाइन एंड क्रिएशन है वो इंडिया के कंज्यूमर को सेंटर मतलब फोकस करके है, डिजाइन्स हम्म। और प्रोडक्ट्स भी। हम्म। तो यूएस में और अब्रॉड हम क्या वहाँ पॉसिबिलिटीज है, तो वहाँ के जो लोकल
जो रहने वाले हैं वो ज्यादा बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट, क्योंकि मैं वहाँ के कंज्यूमर के कांटेक्ट में हूँ नहीं। हम्म। तो हमने वहाँ एक टाइप किया है, अभी एक कंपनी है उसका स्टोर भी है वहाँ पर, और ई कॉमर्स पे भी अच्छा फुटप्रिंट है। तो उसके थ्रू हमने स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं क्या हो सकता है इन फ्यूचर। वाओ, ओके, गुड लक फॉर दैट वैभव भाई। आई एम श्योर अगर आपके प्रोडक्ट्स यूएस में आ गए तो हम सबसे पहले कंज्यूमर्स होंगे, और आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम डेफिनेटली अपने घर में लेके आएंगे। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम वापस से शार्क टैंक पे जाते हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस था शार्क्स के साथ में क्या लगा? मतलब कौन सा शार्क सबसे ज्यादा, मतलब आपको कौन सा शार्क सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और कौन सा शार्क आपको लगा कि थोड़ा सा रिजर्व था, जल्दी फंड्स नहीं निकाल रहा था, या ऐसे? मेरे फेवरेट शार्क है अनुपम मित्तल। हम्म। मैं उनको स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ। अ, उसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप जब भी उसका कन्वर्जेशन सुने, कोई भी बात वो कहते हैं, तो अगर उसके माइंड में वो वर्ड्स नहीं आएंगे जो उसको चाहिए, मतलब उसको जो बोलना है, तो वो 5-10 सेकंड तक होल्ड भी कर जाएंगे, मतलब वो बोलेंगे नहीं कुछ भी। हम्म। जैसे हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी में, वो हम्म। रुक जाते हैं 10-15 सेकंड 20 सेकंड, लेकिन उसको जो बोलना है उसके माइंड में आएगा तभी वो बोलेंगे। हम्म। वाह। अनुपम जी मेरे बहुत फेवरेट है। ओके। मुझे तो एक्सपेक्टेशन उन्हीं से थी ज्यादा, कि इनसे अगर डील मिल जाती है तो मैं ले लेता। ओके। हाँ। और अमित जैन भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, उससे भी अ, अभी आफ्टर शार्क टैंक भी जितने पार्टिसिपेंट्स थे उसके साथ हमारी कभी कभी बात होती है, तो वो बहुत टाइम देते हैं। वाह। जहां जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पर्सनली अपना टाइम देते हैं। हम्म। वाह। ओके। ओके। तो दैट इज गुड, दैट इज गुड। आई एम श्योर आप, वैभव भाई, नंबर वन फैमिली लाइफ है आपकी, बहन और वाइफ दोनों इस काम में आपके साथ हैं, और ऑफ कोर्स आपका जो लाइफ है वो काफी हेक्टिक होगी, क्योंकि हर दिन नए प्रोडक्ट्स डालना, कंज्यूमर सेंटर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर सोचना, काम करना, ये आसान नहीं होता है। हमें दिखता बहुत इजी है, लेकिन इट इज नॉट एज इजी। तो आपकी लाइफ, मतलब हाउ डज योर डे लुक लाइक? कैसा जाता है आपका पूरा दिन, वो थोड़ा सा बताइए। कैसे कैसे डिवाइडेड है? काम में कितना जाता है, लर्निंग में कितना जाता है, लेजर एक्टिविटीज में कितना जाता है, वो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा डे अभी इतना स्केड्यूल नहीं होता है, मतलब फ्लो फ्लो में ही चला जाता है। सुबह 9 बजे फैक्ट्री में पहुंचता हूँ। फिर ऑपरेशंस में मतलब मेरा काम वो है कि जहाँ किसी को तकलीफ हो रही है, मतलब कोई भी हमारे एम्प्लॉय या टीम मेंबर को, तो मुझे बस हेल्प कर देना है। बाकी मैं मेरे हिसाब से नए नए प्रोडक्ट्स, कस्टमर, अभी भी कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन मैं करता हूँ पूरे दिन। हम्म। मतलब जो भी उसकी इंक्वायरीज है या क्वेरीज है, कस्टमर सर्विस नहीं, लेकिन नए प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेक्शन मैं ही करता हूँ, उसको क्या कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, कैसा चाहिए, हम्म। तो वो सब मैं पूरा देखता हूँ। और शाम के टाइम में थोड़े वीडियोस देख लेता हूँ। जी। यूट्यूब में बहुत देखता हूँ, यूट्यूब पे मतलब मोटिवेशनल वीडियोस या सेमिनार्स वगैरह, तो जी। 1/2 आवर या 30-40 मिनट्स में देख लेता हूँ वो। हम्म। सुबह सुबह तो नहीं, शाम को ही बुक पढ़ लेता हूँ थोड़ा, 10-15 मिनट 20 मिनट, लेकिन जब कोई इंटरेस्टिंग बुक आ जाती है तो वो 1-2 दिन में भी खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़ा बोरिंग कभी हो सकता है, टॉपिक हमें समझ में ना आए, तो 1 महीना भी चल जाती है वो बुक। जी। लेकिन पढ़ता जरूर हूँ मैं हर रोज। ओके। अ, और बस टीम के साथ जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्व करने की जवाब, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और कोई मेरा रोल है नहीं जी। फैक्ट्री पर और ऑफिस पर। जी। ओके। ओके। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं मूवीज देखता हूँ, मूवीज तो मैं एक भी छोड़ता नहीं हूँ, मतलब आप? हर कैसा भी मूवी हो, मैं 2016 से, मेरा एक फ्रेंड है मयंक, हम्म। अ, कोई भी मूवी हो हमने छोड़ा नहीं है आज तक।
कैसा भी हो, एवरी वीकेंड देख ही लेते हैं। जी। और बस फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते हैं वीकेंड पे, मतलब पूरे दिन घूमना फिरना बैठना, मतलब जी। ऐसा नहीं कि बाहर इतना ज्यादा दूर जाना, लेकिन बैठना उसके साथ और टाइम स्पेंड करना, मतलब बिना मतलब की बातें करना। वो भी जरूरी है कभी कभी। हाँ हाँ। हाँ। तो जैसे जैसे आपने वही 3 बुक सजेस्ट करी है, वैसे कुछ कोई मूवी सजेस्ट करना चाहेंगे जो सबको देखनी ही चाहिए? मूवी, मेरी एक फेवरेट है थ्री इडियट, वो मैंने करीबन 20-25 बार देखी है। वो तो हाँ। सबने देखी ही होंगी। हाँ। मूवी में ऐसा कोई सजेशन है नहीं, क्योंकि मैं बहुत, मतलब लर्निंग के पर्पज से देखे तो एक दो ही ऐसी मूवी है, लेकिन वो सब लोगों ने देखी हुई होती है। जी। ओके। हाँ, तो मुझे थ्री लगता है इडियट। हाँ हाँ, इस मामले में मतलब मैं और आप एक जैसे, हमको सब मूवी अच्छी लग जाती है और हम सब मूवी देखते हैं ना। जो हाँ लोग इवन बोलते हैं ना इसमें मजा नहीं आया, उसमें भी मुझे मजा आता है। तो आई थिंक हाँ वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही बनी होती है और वैसे ही उसको देखना भी चाहिए ज्यादातर मूवीज। बट हाँ, आई थिंक थ्री इडियट्स हाँ जैसा आप बोल रहे हो एक बहुत ही अच्छी मूवी है और आई थिंक बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी है थ्री हाँ। इडियट्स ने। सो आई थिंक अच्छा सजेशन है वो भी। जान आई थिंक कंक्लूड करने से पहले खाली एक आखिरी सवाल आपको मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल आप ही की तरह बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं। हर किसी के पास कुछ ना कुछ नया आइडिया है, हर कोई अपना आइडिया एक बड़े स्केल पे ले जाना चाहता है और सबका ही विजन ये है कि अपने बिजनेस को हम बड़ा बनाएं। और अगर आप देखेंगे जैसे शार्क टैंक में भी जितने भी इस बार एंटरप्रेन्योर्स आए थे, ज्यादातर करके 18 से 25 साल के एज ग्रुप वाले थे। तो ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? एडवाइस तो नहीं, लेकिन एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अ, जब भी हम कुछ सोचते हैं, मतलब आइडिया भी सबके पास होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन मेन है। एग्जीक्यूशन के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मैंने 2017 में, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने सोचा था कि एक स्टार्टअप, मतलब कंपनी बनाते हैं जिसमें क्या क्या करेंगे, ऑनलाइन हम ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल बुक कराएंगे, जैसे ओला उबर करते हैं हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। वो आइडिया हमारा अच्छा था। वर्क तब हमने कुछ किया नहीं, बस खाली सोचे और बैठे। तो 2-3 साल बाद ऐसे 2-3 स्टार्टअप आ गए, जैसे अभी इंडिया में यहाँ पोर्टर चलता है। हाँ, तो एग्जीक्यूशन मेन है। आइडिया की कोई वैल्यू है नहीं इंडिया में, क्योंकि वो आपके पापा को पूछ लेंगे, वो भी आपको आइडिया दे देंगे। हम्म। और आपके कलीग या कॉलेज स्टूडेंट सबके पास आइडिया है, कोई कमी नहीं है आइडिया की। लेकिन एग्जीक्यूशन और उसमें भी कंसिस्टेंसी, हम्म। कि लगे रहना है, लगे रहना है, कुछ हो नहीं रहा है तो भी लगे रहना है। हम्म। लेकिन आपको बिलीफ होना चाहिए, तभी लगे रहना है, बाकी ऐसे नहीं कि कोई भी चीज में लगे रहना है। हम्म। हम्म। तो मैं वही सजेशन दूंगा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक दिन में कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन हाँ, हर रोज थोड़ा 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 आप अगर ट्राई करेंगे तो सीखेंगे जरूर। अगर फेल भी हो गए हम्म। तो कभी ना कभी आपको थोड़ा, मतलब सक्सेस जैसा फील होगा। अगर कुछ भी आप बना लेंगे, बार बार फेल होने में भी मजा है। हम्म। हम्म। आप कुछ ना कुछ सीख तो लेते ही है उससे। राइट। तो कंसिस्टेंसी मैं बोलूंगा कि सबको उस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, कि अगर आपको उसमें मजा आ रहा है कोई भी चीज में, हम्म। तो आपको करते रहना चाहिए। राइट, राइट। जैसे किसी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर ने लिखा है, ऑथर ने लिखा है कि हर किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी एक्सपीरियंस से हमको मिलता है सक्सेस और किसी एक्सपीरियंस से हमको मिलता है लर्निंग। तो हर तरीके का, जैसे आपने बोला, एक्सपीरियंस जरूरी है। आपने पूरे अपने कॉन्वर्जेशन के दौरान कंसिस्टेंसी को बहुत बार यूज किया है। कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कुछ भी चीज को शुरू करना तो बहुत एक्साइटिंग होता है, लेकिन उसको मेंटेन करके रखना और उस चीज पे
लगे रहना, कंसिस्टेंट रहना कोई भी चीज पे, वो हम कैसे डेवलप, ऐसी ये हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं? वो हैबिट आपको आपके डे टू डे लाइफ से भी मिल सकती है। जैसे मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं आपको खाली कह रहा हूँ कि अगर आप एक दिन जिम जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हर रोज जिम जाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। हम्म। वैसे ही अगर आप एक दिन जंक फूड खाएंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन हर रोज आप वो करेंगे हम्म। तो आपको अपनी बॉडी रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगी। हम्म। सेम वैसे ही आप कोई काम हर रोज करेंगे तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आप वो काम में परफेक्ट होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। हम्म। तो वो एक्सपीरियंस आपको दिखता नहीं है। जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने पापा के और मम्मी के सामने, उसको नहीं लगता आज मेरा बेटा बड़ा हो गया, लेकिन कोई उसको 2 महीने बाद 6 महीने बाद देखता है कोई रिलेटिव्स, तो उसको लगता है कि ये बच्चा बड़ा हो गया। राइट। राइट। वैसे वही मैं शायद समझा पाया कि नहीं, लेकिन मेरे माइंड में कंसिस्टेंसी वैसे वर्क करती है कि हर रोज कुछ ना कुछ इफेक्ट मतलब ट्राई करते रहे जी। तो आपको लॉन्ग टाइम में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको फिर भी नहीं लगेगा कि रिजल्ट मिला आपको। आजू बाजू में जो आपके लोग हैं वो कहेंगे कि भाई ये बदलाव आया है आप में। हाँ, सही सही बोल रहे हैं। राइट, राइट, राइट। हाँ, आखिर में बस जाते जाते ये बोलूंगी, हॉबी इंडिया को लेके आगे के क्या प्लान्स है? हॉबी इंडिया को लेके हमारा यही विजन है कि जो भी डीआईवाई और क्राफ्ट लवर्स है, उसको जैसा भी मटेरियल रॉ मटेरियल चाहिए उसको। ये क्राफ्ट क्या है कि हमारे माइंड में पहले बनता है फिर एग्जीक्यूट होता है हम्म। कोई भी आइडियाज। हम्म। तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल को लेके रुके नहीं कहीं ना कहीं। कोई भी आर्टिस्ट या बच्चे या पेरेंट्स, कोई भी पर्सन, मतलब उसके माइंड में हो कि मैं ऐसा कुछ डेकोरेशन के लिए बना सकता हूँ मेरे घर के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन मेरे को मटेरियल नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन किसी को ना रहे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। वही हमारा विजन है कि हम्म। हर एक को जो भी प्रोडक्ट हम बना के दे सकते हैं वो हम सर्व करें। वाह, अमेजिंग। आपको बहुत बहुत गुड लक हॉबी इंडिया के लिए। आई कांट वेट कि हॉबी इंडिया के प्रोडक्ट्स यहाँ यूएस में आए और हम उसको अपने घर में ला सके, और ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे देशों में जाए हॉबी इंडिया के प्रोडक्ट्स, यही हम दुआ करेंगे। लेकिन वैभव भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी लर्निंग भी मिली। आई विश कि हमारी ऑडियंस भी जो देखेंगी इस एपिसोड को, उनको भी कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला होगा। बट थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और आई होप कि हम आपसे जल्दी इन पर्सन भी मिल पाए। श्योर श्योर, थैंक यू। थैंक थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट एज वेल। सो मुझे भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। थैंक यू थैंक सो यू। मच वैभव भाई। मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ।